हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ BL चौधरी, सीनियर बॉटनी फैकल्टी, CLC सीकर। क्लियर। बेटा जी, आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, मतलब अपन जो टारगेट में आज अपन फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे नीट टारगेट 2021 में, तो जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो प्लांट डाइवर्सिटी। ये एक यूनिट का नाम है जो एक वे में चला आ रहा है। वैसे NCERT के 3 चैप्टर्स में है। फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। सेकंड आपका है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर। और थर्ड अपना है बेटा जी इसके अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बाद में प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। तो 3 चैप्टर आपके इसमें इंक्लूड है NCERT के। NCERT 11th के सीक्वेंस में 1, 2, 3। क्लियर। तो बेटा जी बिल्कुल अपन को NCERT फॉलो करना है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों NCERT खरीद लेनी है। और बेटा जी बिल्कुल अपन को NCERT फॉलो करना, लाइन टू लाइन NCERT को सीखना है। और बहुत अच्छे तरह कंसेप्ट वाइज अपन को धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ को नोट करते हुए आपको समझना है। यस और नो। तो टॉपिक अपन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा जी। और बहुत अच्छे से बेटा जी आप को स्टडी करनी लॉकडाउन के दौरान, आपको वर्ड टू वर्ड और फिर क्वेश्चंस डिस्कस और सब करवाएंगे। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जी यहाँ पर देखो कि टॉपिक प्लांट डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड, प्लांट डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप समझ सकते हैं कि भाई जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी तो वो सजीवों का अध्ययन है। बायोलॉजी मतलब बायोस लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लॉगोस यानी टू स्टडी। क्लियर। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें अपन बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं बेटा कि बायोलॉजी, और टर्म बायोलॉजी, बायोलॉजी तो बायोस, बायोस मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव जीवधारी, सजीव जीवधारी। यस बेटा। एंड लोगोस टू स्टडी, अध्ययन, यानी विज्ञान के वह शाखा जिसमें सजीव जंतुओं और उनकी जीवनवर्त घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या होती है? बायोलॉजी। क्लियर। आप समझ सकते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल, अरस्तु है। और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस है। तो फिर बायोलॉजी में 2 ब्रांचेज है, जूलॉजी और बॉटनी। क्लियर। अब बेटा जी देखो यहाँ अपन जो टॉपिक अपना यहाँ स्टार्ट होगा, तो यहाँ अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे लिविंग बर्ड, लिविंग वर्ल्ड मतलब सजीव जगत। तो देखो बेटा जी बहुत अच्छे से आराम से यहाँ अपन टॉपिक पढ़ेंगे बेटा लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत। क्लियर। सजीव जगत। और आप अच्छे से जानते हैं सजीव जगत की बात होगी बेटा जी। क्लियर है। अब बेटा जी यहाँ पर देखो आप ध्यान दें कि आप सराउंडिंग जो आप एनवायरनमेंट है, ये अपना पर्यावरण है, एनवायरनमेंट, उसके भी 2 ही घटक हैं, बायोटिक और एबायोटिक। क्लियर। तो आप समझ सकते हो कि आप अपने सराउंडिंग केवल 2 ही टाइप की थिंग देखते हो, 2 ही टाइप के फैक्टर या कंपोनेंट देखते हो, एक बायोटिक लिविंग और एक एबायोटिक नॉन लिविंग। यस और नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो बेटा कि एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पर्यावरण, तो एनवायरनमेंट पर्यावरण, एनवायरनमेंट पर्यावरण। तो बेटा जी देखो कि पर्यावरण के 2 घटक हैं, पर्यावरण के 2 घटक हैं, ये 2 कंपोनेंट अपन कह सकते हैं, आप अच्छे से जानते हो। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बेटा जी? बायोटिक कंपोनेंट। क्या बताओ? बायोटिक कंपोनेंट। ये बायोटिक कंपोनेंट है, जैविक घटक। आप वहाँ इकोलॉजी में भी अध्ययन करते हो जैविक घटक कि जैसे जो भी लिविंग्स हैं, जैसे प्लांट है तो उनको आप कहते हो प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स है ना। जो भी प्लांट है उत्पादक कहते हो ना पौधों को, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं।
तो बायोटिक कंपोनेंट जैविक आप प्रोड्यूसर्स को काउंट करते हो, क्लियर। उसके बाद आप बात करते हो कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स में आप जो भी एनिमल्स हैं, क्लियर, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बिवोर्स हैं, डायरेक्टली प्लांट को फीड करते हैं, या सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कार्निवोरस हैं, यस। तो ये बेटा कंज्यूमर्स यानी जो उपभोक्ता, उपभोक्ता की आप बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, उपभोक्ता की। इसके अलावा नेचर में क्या है, जो मर्त कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर का अपघटन करते हैं, तो क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स। क्या बेटा जी, डीकम्पोजर्स यानी क्या है, अपघटक। क्या बताओ, अपघटक, डीकम्पोजर्स हैं, क्लियर है। तो ये आप बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हो। ऐसे आप समझ सकते हो कि जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं, एबायोटिक कंपोनेंट, तो बेटा जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के, एबायोटिक कंपोनेंट, तो अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट अजैविक घटक। और एबायोटिक कंपोनेंट में 3 फैक्टर आपके आते हैं, वहाँ इकोलॉजी में आप स्टडी करोगे। फर्स्ट तो बोले बेटा क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर है ना, जलवायु कारक, जलवायु कारक है, सही। उसके बाद अपन बोलते हैं एडेफिक फैक्टर, एडेफिक फैक्टर आपके होते हैं मर्दीय कारक, मर्दीय कारक है। उसके बाद आपका है टोपोग्राफी, टोपोग्राफी तो जो स्थलाकृति है, क्लियर। तो आप अच्छे से जानते हैं बेटा जी कि देखो एबायोटिक कंपाउंड में क्लाइमेटिक फैक्टर, तो जलवायु कारक। अब जलवायु कारक में तो आप समझते हैं कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं जलवायु कारक, वहाँ तो आप समझ सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर है, तापमान है, वाटर है, क्लियर, टेम्परेचर, वाटर, लाइट या ह्यूमिडिटी, तो ये आप एक क्लाइमेटिक फैक्टर हो गए। इडेफिक फैक्टर मतलब मृदा से रिलेटेड है ना, मृदा से रिलेटेड, रिलेटेड टू सोयल, रिलेटेड टू सोयल, जो मृदा से रिलेटेड आपके हो जाएंगे इडेफिक फैक्टर्स। और टोपोग्राफी यानी स्थलाकृतिक, टोपोग्राफी का मीन हो गया बेटा क्या, स्थलाकृति, स्थलाकृतिक कार्य यानी आप जानते हो हर जगह जो भूभाग है, पृथ्वी की ऊपरी परत है वो समान नहीं है, कहीं समतल मैदान है, कहीं पठार हैं, कहीं बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, हाँ है ना, और बिल्कुल आप जानते हो कि कहीं तालाब हैं, तो आप समझ रहे हैं कि वो आपका हो गया टोपोग्राफी, क्लियर। तो टोपोग्राफी हो गया स्थलाकृति, स्थलाकृति कारक हो गया, क्लियर। तो बेटा जी देखो आप समझ सकते हैं कि एनवायरनमेंट के 2 घटक होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट जैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट अजैविक घटक। बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर्स, प्लांट, कंज्यूमर, एनिमल्स और ये डिकम्पोजर्स। और अजैविक में क्लाइमेटिक फैक्टर जलवायु कारक, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, एडेफिक फैक्टर मर्दीय कारक मृदा से रिलेटेड टू सोयल, यस। और टोपोग्राफी जो स्थलाकृति है, क्लियर। अब बेटा जी आप देखते हो कि आप अपने सराउंडिंग, आप अपने चारों तरफ 2 ही तरह की चीज़ देखते हो। बताओ आप घर पे हो या कहीं पर भी हो, किसी रूम में बैठे हो, किसी खेत में आप हो, खेत में जाते हो, तो बताओ 2 तरह की चीज़ें आप देखते हो ना आपके सामने। भाई आप मान लो गांव में खेत में हैं या घर पे हैं, तो जो आपका मकान बना हुआ है पत्थर से, रोक चट्टानों से या सीमेंट से, वो नॉन लिविंग है, क्लियर। और आप बात करते हैं कि वहाँ आप जो एनिमल्स देखते हो, जो कैटल्स जो पालते हैं, मान लो पशु पालते हैं, तो काऊ, बफेलो या जो भी कैटल्स हैं, या कैट आ गई, पेट डॉग है, पालतू कुत्ता है, तो लिविंग है। और सराउंडिंग आपने सामने गार्डन लगा रखा है, या फिर सराउंडिंग आप एग्रीकल्चर है, तो मान लो वीट, गेहूं के पौधे उग रहे हैं, गेहूं जो मक्का जो गेहूं जो भी है, तो वो आपका क्या है बेटा, लिविंग्स है, क्लियर। तो आप अपने सराउंडिंग 2 ही चीज़ें देखते हैं, ये मैंने एनवायरनमेंट भी बता दिया और सराउंडिंग की बात भी कर ली। यानी आप अपने सराउंडिंग 2 ही थिंग आप देखते हैं अपने चारों ओर। फर्स्ट इज अपन बात करते हैं लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, और सेकंड इज नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, क्लियर। यानी आप समझ सकते हैं कि सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव, सही। तो लिविंग थिंग और क्या भी, नॉन लिविंग थिंग।
बताओ, इसके अलावा आप कुछ देखते हो तो, है कि नहीं है? तो आप अपने सराउंडिंग बेटा जी दो ही चीज देखते हैं, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। क्लियर? अब अपन आगे बात करते हैं भाई, क्या बात करते हैं? क्लियर? कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, द लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस एग्जिबिट वेस्ट रेंज ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब आप सोचो, क्या आपके चारों तरफ जो लिविंग्स हैं क्या वो एक ही टाइप के हैं? है ना, वो कई फॉर्म्स, कई प्रारूप प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपके चारों तरफ अपन बात रहे कि आपने कोई वाटर के अंदर कुछ तो माइक्रोस्कोपिक हैं, फाइटोप्लैंक्टन है, एल्गी आपको दिख नहीं रहे, बाकी कुछ ग्रीन एल्गी जो आपको दिख जाएगी। फिर आप बात करते हो कोई ग्रास है, कोई प्लांट है, प्लांट भी डिफरेंट टाइप के, कई प्रकार के पादप। क्लियर? अब जीव में भी फिर मान लो इंसेक्ट है, कीट देखे आपने, नॉन कोडेटा में कीट देखा, इंसेक्ट देखा, तो मक्खी, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, जो भी अपन बात रहे, मच्छर है, अभी टिड्डी दिलाया हुआ है, टिड्डी है, और अपन बात रहे अपने कीट भी कई टाइप के, जो ततैया होता है, तो कई सारे टाइप के अपन बात रहे भी आपने इंसेक्ट देखे। यस, तो आप समझ सकते हो कि इस पृथ्वी पर जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो भी कई फॉर्म्स में हैं, मतलब जीवन प्रारूप में भी बहुत ज़्यादा विविधता है, जो अपन आगे जाकर अभी डाइवर्सिटी की बात करेंगे, डाइवर्सिटी लिविंग वर्ड। तो डाइवर्सिटी की बात है, डाइवर्सिटी लिविंग वर्ड, और फिर अपन आगे सारी बातें सीखेंगे। लेकिन यहाँ अपन को एक बात सीखनी है बेटा कि भाई अपने सराउंडिंग अपन दो चीज़ देखते हैं, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। तो अपन इस लिविंग थिंग्स को, जो सजीव हैं, उनको अपन निर्जीव से कैसे अलग करें, या सजीव क्या है, सजीव को अपन पहचाने क्या। यह देखो, पृथ्वी के ऊपर जो ओरिजिन भी हुई थी, आपने सेल में सीखा होगा कि जो से अभी सेल बायोलॉजी हायरार्की होती है, भी देखो बताएंगे आपको। तो बेटा जी अभी अपन सारी बातें अपन वो आगे लेकर चलेंगे। क्लियर? तो आप अपने सराउंडिंग दो टाइप की थिंग्स देखते हैं, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल वे में, जीरो से अपन एक एक चीज़ को सराउंडिंग समझते हुए और एक एक चीज़ को अपन उठाएंगे। उसके बाद देखो आगे अपन टॉपिक फ्लो में ऐसे वर्ड टू वर्ड फ्लो आ जाएगा एनसीईआरटी का, और फिर आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाकर अगले लेक्चर्स को आप वर्ड टू वर्ड देखेंगे तो बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। यस, तो अब बेटा जी अपन बात करते हैं कि भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग होगी। अब देखो अपन बात करते हैं कि जैसे अर्थ के ऊपर लाइफ बनी, आप समझ सकते हैं बेटा कि मैं पहले आपको कुछ संगठन के स्तर बता देता हूँ, जो कुछ आपने सेल में भी समझे होंगे, संगठन के स्तर बता देता हूँ कि कैसे लिविंग बना था और फिर उसमें जटिलता क्या है। तो एक पूरा अपना आपको मैं संगठन के स्तर बता देता हूँ। क्लियर? तो बेटा देखो आप समझ सकते हैं कि भी सबसे पहले आपने 12th में एक टॉपिक इवोल्यूशन में कुछ देखा होगा, और इवोल्यूशन में जीवन की उत्पत्ति की पुरानी धारणाएं हैं। यस, फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं बेटा कि जीवन की उत्पत्ति पुरानी धारणाएं जो सारी फेल हो गई थी, फिर जीवन की उत्पत्ति जो नई धारणा है, ओपेरिन रासायनिकवाद सिद्धांत, एआई ओपेरिन ने जो दिया था। तो बेटा अपन कहते हैं सबसे पहले आदि सागर बने, आदि सागर में पानी जल के बिना जीवन नहीं था, तो वाटर यानी बहुत हाई टेम्परेचर, तो वेपर कंडेंस हुई, वाष्प का संघनन हुआ, धीरे 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 वाटर स्थल पे आया, और कुछ हॉट वाटर था लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ, आदि सागर मतलब आदि सागर बन गए। अब उनके अंदर क्या हुआ कि एटम, जैसे परमाणु है, कार्बन, हाइड्रोजन, ये तो आप समझ सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर तो था ही, फिर आप समझ सकते हो कि भाई वहाँ नाइट्रोजन एटम से मॉलिक्यूल बने, जैसे अमोनिया और मीथेन, NH3 NHCH4। क्लियर? और उन्होंने आपस में आपको बताया गया कि उन्होंने आपस में कंबाइन किया, तो एमिनो एसिड्स है ना, एमिनो एसिड्स ऐसे बन गए, फिर ऐसे होते होते मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल बन गए। जीवन को बनाने वाले कौन है? बायो मॉलिक्यूल्स, जानते हो ना, जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। क्लियर? तो फिर आप देखो कि इस फॉर्म में वो थोड़ा सा हुआ कि एटम मॉलिक्यूल, एटम यानी परमाणु, इससे पहले परमाणु किससे बनता आप जानते हो ना,
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो वो उसका एटम, परमाणु। एटम के बाद आप समझ सकते हो कि बेटा मॉलिक्यूल, क्लियर, मॉलिक्यूल्स बने, क्लियर। और मॉलिक्यूल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आ गई बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट थी मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या आ गई बताओ? मैक्रो मॉलिक्यूल। ताकि मैं सारी शब्दावली बता देता हूँ कि चैप्टर को आपको आगे समझने में बहुत आसानी हो। यस, तो बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल और बायो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल और बायो मॉलिक्यूल, क्लियर। तो देखो एटम, मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल और बायो मॉलिक्यूल, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल यानी जैव अणु। और जैव अणु आपने नाम सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे पहले मोनोसैकेराइड, फिर उससे डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, जो भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वसा, प्रोटीन, है ना, एमिनो एसिड से प्रोटीन, और नाइट्रोजनी सारकों, और जो शर्कराएं थी राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, तो वहाँ से न्यूक्लियोसाइड और फिर न्यूक्लियोटाइड, फास्फेट जुड़ते ही तो आप जानते हो कि न्यूक्लिक अम्ल, तो आप समझ रहे बेटा कि न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, ये सारे आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स या क्या थे? बायो मॉलिक्यूल्स। यस, जो आप समझ रहे हैं कि लाइफ को बनाने वाले प्रीकसर, इन पूर्ववर्ती पदार्थ थे, जीवन को बनाने वाले, क्लियर। अब आप समझ सकते हो कि मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल से फिर आपके बन गए सब सेलुलर कंपोनेंट, सब सेलुलर कंपोनेंट, है ना बेटा, सब सेलुलर कंपोनेंट आपके बन गए। तो आप समझें कि उपकोशिकीय अवयव, उपकोशिकीय अवयव, उपकोशिकीय अवयव मतलब कोशिका के अवयव, कंपोनेंट, सब सेलुलर कंपोनेंट। जैसे आप समझ सकते हो कि मेम्ब्रेन है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना मैट्रिक्स या फिर मेम्ब्रेन। और आप जानते हो जब साइटोप्लाज्म, जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, उसको जब तक मेम्ब्रेन ने कवर नहीं किया तब तक लिविंग थिंग नहीं आई थी। आप समझ रहे हैं ना। इससे पहले न्यूक्लियोप्रोटीन के कारण से वायरस है, तो वायरस लिविंग नहीं, ओपन शो करेंगे इसी चैप्टर में, आगे सिद्ध करेंगे इस बातों को। तो आप समझ रहे हो सब सेलुलर कंपोनेंट। और ऐसे होते होते फिर आप जानते हो पृथ्वी के ऊपर जब एक पूर्ण अस्तित्व के रूप में एक कोशिका आ गई थी, सेल, पूर्ण अस्तित्व के रूप में कोशिका आ गई थी तो जीवन आ गया था। पूर्ण अस्तित्व के रूप में जब सेल आ गई थी तो जीवन आ गया था, क्योंकि सेल के चारों ओर आवरण, सेल एनवलप होते हैं। और इनसाइड आप जानते हो कि जो साइटोप्लाज्म है वो मेन मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो सेंटर, अभी बताओ सिद्ध करेंगे अपन, है ना। तो बेटा आप जानते हो कि पूर्ण अस्तित्व के साथ एक सेल आ गई थी तो वहाँ से जीवन था, चाहे वो जीवाणु कोशिका, सबसे आदिम प्रोकैरियोट कोशिका ही क्यों ना हो। और हाँ है ना, तो बेटा ये सेल हो गए। अब देखो जब तक जीवन नहीं बना था, आप आराम से देखें, आप जानते हो कि एटम, परमाणु, अणु, यौगिक या फिर वरद अणु, बायोमोलिक्यूल, जैव अणु, ये इसको अपन कह सकते हैं वरद अणु, समझे। और देखो बेटा जी, फिर आप जानते हैं इनकी इंटरेक्शन हुई, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, तो सब सेलुलर कंपोनेंट और सेल, यानी लाइफ बन गया। तो देखो बेटा कि जब तक लाइफ नहीं बना था, जब तक लाइफ नहीं बना था, ये आप समझ सकते हैं कि भौतिक पदानुक्रम है, फिजिकल हायरार्की है, फिजिकल हायरार्की, भौतिक पदानुक्रम, फिजिकल हायरार्की है ये भौतिक पदानुक्रम। जैसे ही सेल बन गया था, ये लाइफ आ गई, तो ये आपके सामने फिर क्या जाएगा? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो सेल, फिर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड हुई, सेल संगठित हुई, कोशिकाएं संगठित हुई, है ना। तो कोशिकाएं संगठित हुई, सेल्स ऑर्गेनाइज्ड हुई। तो सेल्स जब ऑर्गेनाइज्ड हुई तो क्या बना बताओ? टिश्यू, उत्तक बना कि नहीं बना? बोलो, है कोशिकाओं का संगठित समूह उत्तक है ना, समान असमान प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति और कार्य में समान हो, क्या कहलाता है? उत्तक। लेकिन जब सेल्स ऑर्गेनाइज्ड हो रही थी तो इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रियाएं भी वो बताएंगे आगे। यस, तो आप समझ रहे बेटा कि सेल, टिश्यू, फिर आप समझ सकते हो कि ऑर्गन, है ना, ऑर्गन यानी अंग, जटिलताएं बढ़ती गई आगे से आगे। फिर आप जानते हो कि ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र, तो अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। और फिर चाहे यहाँ से भी इसको आप सिंपल और यूनिसेलुलर भी ऑर्गेनिज्म होगा, और इसको भी आप कह सकते हो क्या? ऑर्गेनिज्म, यानी जो मल्टी सेलुलर हो सकता है ऑर्गेनिज्म। तो जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन गए, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन गया, ये जीवधारी बन गए, है ना।
अब शुरू में एक बार एक सेल बनी होगी प्रोकैरियोट, उससे फिर यूकैरियोट बनी, फिर प्लांट, एनिमल, कवक, फिर आप समझ सकते हो कि डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म्स बनी। तो पृथ्वी पर विविधता बढ़ी। पृथ्वी पर क्या बढ़ी बेटा? विविधता। यस, लेकिन आप जानते हो कि कितने भी सारी विविधता हो, कोशी के स्तर पर एक है। मतलब सबका संगठन क्या है? कोशी का। सबका कितना भी जटिल शरीर क्यों ना हो, चाहे एक कोशी की अमीबा हो और चाहे अपना बॉडी हो या एलिफेंट का बॉडी हो, सबका बॉडी बना किससे है? सेल का। अब ऐसा तो नहीं कि अपना बॉडी एलिफेंट से कम छोटा है तो अपने छोटे छोटे सेल हो तो फिर एलिफेंट बड़ी बड़ी से, ऐसा भी नहीं है। नंबर ज़्यादा है, बाकी अपना संगठन सेम है। और सेल है तो उसमें केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे वो एलिफेंट हो और चाहे अपन हो। बात तो समझ रहे हो ना आप? तो कुछ कुछ बातों को पकड़ना होगा। तो बेटा देखो ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पे आ गए अपन। किस पे आ गए बताओ? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पे। बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, हैं? ये ब्रीफ सराउंडिंग नॉलेज दे रहे हैं, अभी देखना अपन फिर टॉपिक पे आते हैं। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, फिर आप जैसे आप इकोलॉजी में जो पढ़ते हो ना, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म उसकी बेसिक यूनिट होती है, फिर पॉपुलेशन समष्टि है, फिर कम्युनिटी समुदाय, इकोसिस्टम पारितंत्र, वो इकोलॉजी की चलती है। लेकिन ये सारा आपका क्या है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका सारा क्या है बेटा? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैविक संगठन। जैविक संगठन। क्लियर? हाँ, तो मैं आपको कह रहा था कि आप अपने सराउंडिंग दो ही चीज देखते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। अब बात आ गई लिविंग की, तो लिविंग का जैविक संगठन आपको बता दिया। अब बात करेंगे भी लिविंग में ऐसे क्या फीचर्स हैं, क्या यूनिक फीचर्स हैं लिविंग में। व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या है? उस लिविंग में ऐसे क्या यूनिक, विशिष्ट और अद्वितीय और ऐसे क्या फीचर्स हैं जो उसको नॉन लिविंग से, निर्जीव से डिफरेंशिएट करते हैं। और वो आपके टॉपिक दे रखा फर्स्ट, व्हाट इज लिविंग। तो ये व्हाट इज लिविंग वाला टॉपिक है, पूरी बायोलॉजी को समागम करता है बेटा। तो इस व्हाट इज लिविंग को तो आप 2-3 बार एनसीईआरटी रीडिंग कर एक बार पढ़ लेना है, फिर अपन अभी यहाँ समझा देंगे। फिर जैसे जैसे आगे डाइवर्सिटी चलती जाएगी, अपन सारे टाइप के लिविंग बैक्टीरिया, फंजाई और अपन एल्गी, प्लांट सारे पढ़ेंगे, तब तक वो पूरा क्लियर हो जाएगा। बात को समझे? लेकिन अपन को तो एनसीईआरटी सीक्वेंस में पढ़ना है, तो यहाँ का यहाँ अभी पढ़ना ही है अपन को। तो यस और नो? तो चलो अपन करते हैं। क्लियर? हाँ, तो यहाँ तक आप कुछ दिमाग में कुछ बातें आई हैं? क्लियर है? ओके। हाँ, तो देखिए बेटा कि अपन बात कर रहे थे कि सजीव और निर्जीव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक स्टार्ट होता है अब कुछ जानकारियों के साथ। तो बेटा देखो, व्हाट इज लिविंग? सजीव क्या है? व्हाट इज लिविंग? भी सजीव है क्या? पृथ्वी पर हाँ घटक दो है, सजीव निर्लिंग। सजीव क्या है? यस और नो? है ना बेटा? अब देखो, सजीव, सजीव जीवधारी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ अद्वितीय फर्तकर्त, अद्वितीय फर्तकर्त, अभिलाक्षणिक मतलब यूनिक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। यस, यूनिक डिस्टिंक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक मतलब कुछ अद्वितीय फर्तकृत अभिलाक्षणिक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। लक्षण प्रदर्शित करते हैं। समझे नहीं समझे? लक्षण प्रदर्शित करते हैं। लक्षण प्रदर्शित करते हैं जो हमें इन्हें पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में, जो हमें इन्हें पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में सहायता प्रदान करते हैं। हेल्प अस रिकॉग्नाइजिंग देम। यस और बेटा? और उन्हें अन्य निर्जीव वस्तुओं से, अदर जो नॉन लिविंग्स हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, से विभेदित करते हैं। उन्हें अन्य निर्जीव वस्तुओं से क्या करते हैं? अलग करते हैं। यस और नो बेटा? ये जो अभिलाक्षणिक लक्षण हैं, अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो हमें सामान्यतः सभी सजीवों में, कुछ ऐसे अभिलाक्षणिक लक्षण हैं जो हमें सामान्यतः सभी सजीवों में अपन देखते हैं या देखने को मिलते हैं। और वो है बेटा सामान्यतः वृद्धि, ग्रोथ, वृद्धि, जनन, संवेदना मतलब ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेंसिटिविटी। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेंसिटिविटी। यस और नो? जो संवेदना है। अब आप समझ रहे बेटा, कुछ अन्य लक्षण जिन्हें अपन बाहर की तरफ से नहीं देख सकते, जैसे आप ग्रोथ को देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन बाहर की तरफ से देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण भी जिन्हें अपन बाहर की तरफ से नहीं देख सकते, आउटसाइड से अपन उनको सीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये सजीव जीवधारियों के शरीर के अंदर या कोशिका के अंदर संपन्न हो रहे हैं। और जब ये हो रहे हैं तो ही सेल लिविंग है। बात को समझे? इनके कारण ही सेल लिविंग है। और वो आपकी स्पेशल कैरेक्टर है मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचयी क्रियाएं। जैसे कोशिका द्रव्य में आपने कहा ना, कोशिका में कोशिका द्रव्य उपापचयी क्रियाओं का स्थल है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस,
सेल्फ रेप्लिकेशन, अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकाएं संगठित होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपका होता है। तो जिनको अपन बाहर से नहीं देख सकते लेकिन सजीव शरीर के अंदर संपन्न हो रहे हैं, जीवित कोशिका के अंदर संपन्न हो रहे हैं, और तब भी वो लिविंग है, और तभी अपने कितना भी जटिल शरीर हो, इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक जो मूलभूत इकाई वो कोशिका है, और वो छोटी से छोटी इकाई कोशिका है ना, जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, अपने बॉडी में स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, तभी इसको आप सबसे छोटी इकाई कहते हो। कोशिका से छोटा कुछ नहीं हो सकता जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखे, यस और नो। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है, सेल्फ रेप्लिकेशन है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उपापचयी क्रियाएं, स्व प्रतिकरण, स्व संगठन, यस। यहाँ तक कि सजीव जीवधारी आपस में पारस्परिक क्रियाएं, इंटरेक्शन की क्षमता भी रखते हैं, साथ में इवोल्व, उद्विकास, यानी आगे से आगे उद्विकास, सरलतम से जटिलतम में बदलने की क्षमता भी रखते हैं। अब बेटा जी सीधी सी बात आ गई कि अपन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स लेंगे जिनके बेसिस पे पहले तो अपन लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करेंगे, और फिर उनमें भी अपन देखेंगे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है, एकदम 100% यूनिक परिभाषिक लक्षण कौन सा है जिसके ऊपर अपन 100% लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर दें, यस। तो वो अपन बात बेटा की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है। तो देखो अपन यहाँ पर बेटा जी अब अपन सजीव के जो 4 कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर अपन या कैरेक्टर्स देखेंगे अपन, ग्रोथ वृद्धि, रिप्रोडक्शन जनन, मेटाबॉलिज्म उपापचय, कॉन्शियसनेस चेतना, और सेल ऑर्गेनाइजेशन कोशिकीय संगठन। और उनको अपन सबका अध्ययन करेंगे और फिर उनमें से ये सिद्ध करेंगे कि फंडामेंटल कैरेक्टर तो हैं, फंडामेंटल कैरेक्टर तो हैं, लेकिन इनमें से परिभाषिक लक्षण कौन सा है जो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है आपका, यस। उसको अपन सीखने की कोशिश करेंगे, क्लियर। और वर्ड टू वर्ड सीखेंगे ही, यस। फिर अपन बात जिस चैप्टर आगे जाए वो कनेक्ट होता जाएगा, क्लियर है। तो देखो वो जो भी अपन बात बेटा कि आपके लिविंग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स यानी जो अभिलाक्षणिक लक्षण है वो क्या क्या है, तो उनकी अपन बात कर लेते हैं। या पूरा आराम से नॉर्मल लाइनें थी, आपने समझ ली है, क्लियर है। तो बेटा देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, क्लियर बेटा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स, तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स यानी सजीवों के अभिलाक्षणिक लक्षण कौन कौन से हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो अपन जिन जिन कैरेक्टर्स के अपन स्टडी करेंगे तो वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो आप समझ रहे हैं कि वो कैरेक्टर्स आपके यहाँ पर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे किसकी, ग्रोथ वृद्धि, ग्रोथ, यस ये बेटा जी ग्रोथ वृद्धि। सेकंड अपन बात करेंगे बेटा रिप्रोडक्शन जनन, आपने वर्ड सुने भी होंगे, रिप्रोडक्शन जनन। और फिर बेटा अपन बात करेंगे मेटाबॉलिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म, उपापचय, यस उपापचय मेटाबॉलिज्म। और उसके बाद अपन बात करेंगे कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस चेतना, क्लियर है। और एक और अपन बात करेंगे सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन कोशिकीय संगठन,
सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा जी आप ध्यान दें कि ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स हैं, सजीवों के विलाक्षिक लक्षण हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ, वृद्धि, फिर आप बात करते हैं रिप्रोडक्शन, जनन, फिर अपन बात करते हैं मेटाबॉलिज्म, उपापचय, और कॉन्शियसनेस, चेतना, और सेल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको फर्स्ट चैप्टर में एंशन लिख रखे हैं। क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फर्स्ट कैरेक्टर लेंगे यहाँ पर। यस बेटा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फर्स्ट कैरेक्टर लेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा यहाँ पर? ग्रोथ, ग्रोथ, वृद्धि। क्लियर। तो बेटा जी आप समझ पा रहे हैं कि जो ग्रोथ है वृद्धि है। क्लियर। तो अपन ये कैरेक्टर लेंगे अब, जो है ग्रोथ, वृद्धि। हाँ तो बेटा वृद्धि की बात कर रहे थे, ग्रोथ, वृद्धि। क्लियर। तो देखो वृद्धि सभी सजीवों का आधारभूत लक्षण है। क्लियर। बेटा आप जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो, सभी सजीव वृद्धि प्रदर्शित करते हैं, वृद्धि करते ही हैं। क्लियर। अब आप ध्यान दें कि ग्रोथ इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर। मतलब आप समझ रहे हुई कि वे आधारभूत लक्षण है। ग्रोथ इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और इट रिगार्डेड एज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप समझ सके कि अंतर्निहित लक्षण माना जाता है सजीवों का, इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अंतर्निहित लक्षण इसको माना जाता है। क्लियर। जिसके थ्रू क्या करते हैं सजीव अपनी कोशिकाओं के नंबर में भी या अपने मास यानी द्रव्यमान या भार में भी बढ़ोतरी दर्शाते हैं। यस और नो। क्लियर। अब देवड़ा अपन कहते हैं कि सजीवों के उत्तकों, अंगों या कोशिकाओं में होने वाली स्थायी तथा अनुत्क्रमणीय बढ़ोतरी क्या है? वृद्धि। परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, सजीवों के उत्तकों, अंगों या कोशिकाओं में होने वाली स्थायी तथा अनुत्क्रमणीय, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी क्या कहलाती है बेटा? वृद्धि कहलाती है। यस और नो। भाई चाहे सेल का अंदर की ओर से साइज इंक्रीज हो, जैसे डिवीजन में होता है ना, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है ना, और आप समझ पा रहे हैं, चाहे आप समझ रहे हो कि भाई जो भी आप मान लो कि उत्तकों संख्या में बढ़ोतरी हो डिवीजन के थ्रू, है ना, तो मतलब सजीवों के उत्तकों, अंगों या कोशिकाओं में होने वाली स्थायी और अनुत्क्रमणीय बढ़ोतरी क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। अब सभी जीवित जीवधारी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इवन देन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, चाहे वो एक कोश के हो या बहुकोश के हो, सेल डिवीजन के द्वारा क्या दर्शाते हैं? वृद्धि दर्शाते हैं। क्लियर। हाँ, यद्यपि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म वृद्धि दर्शाते हैं, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का पैटर्न और ड्यूरेशन, ग्रोथ का जो पैटर्न है, प्रारूप है, विभाजन का भी जो प्रारूप है, या फिर आप जानते हो कि ड्यूरेशन, अवधि, वो क्या होती है बेटा? भिन्न भिन्न होती है। यस। अब अपन ग्रोथ के पैटर्न की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्रोथ के पैटर्न की। क्लियर। तो ग्रोथ के पैटर्न की बात करते हैं अपन। आप बेटा देखें, ग्रोथ जो अपन ने बात है कि सभी लिविंग का आधारभूत लक्षण है, लेकिन पैटर्न और ड्यूरेशन यानी जो प्रारूप होता है उसका प्रारूप और अवधि के बेसिस पे ये जो भिन्न भिन्न प्रारूप दर्शाता है सजीवों के अंदर। क्लियर बेटा। और ये 100% आगे तक कंप्लीट क्लियर आपका हो जाएगा। क्लियर। तो बेटा देखो ये जो अभी सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये पूरी बायो को इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा आराम से बिल्कुल समझ कर 2-3 बार पढ़ कर, और फिर जैसे चैप्टर आगे चलेगा वर्ड टू वर्ड आपका क्लियर हो जाएगा। यस। तो अब बेटा देखो समझाना जरूरी था, वरना अपन डायवर्सिटी से स्टार्ट करते। क्लियर। अब बेटा देखो कि यहाँ ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर हैं। ग्रोथ के क्या है बेटा? ट्विन कैरेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ के क्या है बेटा? ट्विन कैरेक्टर। आराम से समझो, ट्विन कैरेक्टर ने आपको लिख रखा है हिंदी एनसीईआरटी में द्वियुग्मी लक्षण। द्वियुग्मी लक्षण वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण है, मतलब सीधी सी बात है, दो पैटर्न है, दो प्रारूप हैं, वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण है, ट्विन कैरेक्टर। ट्विन कैरेक्टर। वन इज, बताओ वन क्या है बेटा? इंक्रीमेंट इन सेल नंबर। बोलो क्या है? इंक्रीमेंट इन सेल नंबर। कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी वाया डिवीजन, यानी विभाजन के द्वारा। जब सेल डिवाइड होगी तो सेल के नंबर में इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? और सभी लिविंग्स में होता है। यस और नो। तो इंक्रीमेंट इन सेल नंबर वाया डिवीजन। बात को समझे? अब आप समझ पा रहे हैं कि यूनिसेलुलर में तो अपन आगे एक बात और करेंगे कि सेल का डिवाइड होने वाला नंबर का इंक्रीमेंट होना मतलब इंडिविजुअल भी बढ़ रहा है रिप्रोड्यूस होकर, सही। जबकि मल्टीसेलुलर में ऐसा नहीं है, अपने बॉडी में सेल्स का नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो बेटा देखो इंक्रीमेंट इन सेल नंबर वाया डिवीजन, है ना, द्वियुग्मी लक्षण कि कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी। कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी किसके थ्रू भैया? विभाजन के थ्रू। यस। और बेटा आप समझ पा रहे हैं
कि ट्विन कैरेक्टर, ये द्वियुग्मी लक्षण है, क्लियर। दूसरा आपका इंक्रीमेंट इन बायोमास, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, जो सजीव जीव भार होता है, जीवित कार्बन था तो भार होता है अपने बॉडी का, इंक्रीमेंट इन बायोमास, बायोमास में बढ़ोतरी, यस, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। अब देखो फर्स्ट पर आ जाओ, इंक्रीमेंट इन सेल नंबर वाया डिवीजन। डिवीजन के थ्रू आप जानते हो कि हर लिविंग, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ग्रोथ पाई जाती है। लेकिन पादप और जंतुओं में अलग अलग पैटर्न होता है। पादप और जंतुओं में क्या होता है? अलग अलग पैटर्न, जो आप आगे चैप्टर में सीखेंगे भी, फिजियोलॉजी में और इनमें, यस, जहाँ ग्रोथ डेवलपमेंट एक चैप्टर आता है, यस। अब बेटा ध्यान से सुना, देखो पादपों में, इन प्लांट्स, पादपों में, तो आराम से आ जाओ, पादपों में वृद्धि होती है लोकेलाइज्ड, स्थानीयकृत, यानी विशिष्ट क्षेत्रों पे होती है, मेरिस्टेम, विभजोतक क्षेत्रों पे होती है। पादपों में वृद्धि बेटा लोकेलाइज्ड होती है, स्थानीयकृत, यानी पादपों में हर सेल्स में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। विभजोतक के विभेदन जो स्थायी उत्तक बन गए, परमानेंट, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, जो विभाजन की क्षमता खो चुके हैं, वो तो पादप अंग बन गया, संरचना में काम में आ गए। अधिचरम उत्तक तंत्र है, होता ना भ्रण उत्तक, से संरचना में काम में आ गए वो तो, यस और नो। तो पादपों में जो वृद्धि होती है वो लोकेलाइज्ड होती है। लोकेलाइज्ड होती है यानी स्थानीयकृत, यानी विशिष्ट क्षेत्रों में, विशिष्ट क्षेत्र, विशेष स्थानों पे विभजोतक, जो टिप पार्ट होता है, जैसे आप देखते हो पादपों में ये यहाँ पे, ये ऐसे, ये अपन बात यहाँ टिप पार्ट होता है, इसको आप कहते हो सैम, सूट अपेक्स मेरिस्टेम, प्रोशीर्ष विभजोतक और मूल शीर्ष विभजोतक। तो ये जो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं, वर्धिकारी क्षेत्र होते हैं, वर्धिकारी क्षेत्र होते हैं, यानी लोकेलाइज्ड, स्थानीयकृत, विशिष्ट क्षेत्रों में, विभजोतक क्षेत्रों में, वर्धिकारी क्षेत्रों पे ये डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, हाँ ना। अब ये जीवन पर्यंत मिलेगा, कंप्लीट लाइफ स्पान। अगर एक बहुवर्षीय पौधा अगर 100 वर्ष का है तो जीवन से लेकर अंत तक, मृत्यु तक, वो क्या करेगा? वृद्धि करेगा ग्रोइंग पॉइंट पे, विभजोतक क्षेत्रों पे। तो वृद्धि क्या होगी? लोकेलाइज्ड, स्थानीयकृत, विशिष्ट क्षेत्रों पर, विभजोतक क्षेत्रों पे वृद्धि हो रही है और जीवन पर्यंत हो रही है। क्या हो रही है? जीवन पर्यंत। और उसको आप कहते हैं ना अरिथमेटिक, अंगणितीय वृद्धि, अंगणितीय वृद्धि, अंगणितीय वृद्धि आप कहते हैं, यस। जो ऊपर जो विभजोतक क्षेत्र होता है वहां पर क्या होता है कि जो ये विभजोतक कोशिका, तो उनमें से एक तो निरंतर विभाजनशील रहती है और नई नई सेल ऐड करती जाती है, जुड़ती जाती है, और दूसरी दीर्घीकरण हो जाता है, और दीर्घीकृत होकर विशिष्टीकृत, विभेदीकृत होकर स्थायी कोशिका हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? स्थायी, विभेदित, जो विभाजन की क्षमता खो चुकी होती है, जो संरचना में काम में आ जाती है, उसको आप कहते हो अरिथमेटिक ग्रोथ, अंगणितीय वृद्धि। 1, 2, 3, 4 कोशिकाएं बढ़ती है, बोलो हाँ ना। और सामान्यतः जो बहुवर्षीय पौधे हैं, बहुवर्षीय पौधे में इनडेटर्मिनेट, इनडेफिनेट, अनिश्चित और अनिर्धारित, अनिश्चित और अनिर्धारित, केवल 1 वर्षीय में एक समय के बाद रुक जाती है। बाकी बहुवर्षीय पौधों में क्या होती है? अनिश्चित और अनिर्धारित वृद्धि, यस। तो ये मैंने आपको पादपों का प्रारूप बताया बेटा जी। पादपों में वृद्धि लोकेलाइज, स्थानीयकृत, यानी पादपों में जो प्रोशीर्ष होता है, मूल शीर्ष होता है, वृद्धिकारी क्षेत्र होते हैं, तो विशिष्ट क्षेत्रों पर विभजोतक पर ही विभाजन की क्षमता, विभाजनशील उत्तक होता है विभजोतक की, वहीं भी विभाजन की क्षमता होती है, वहीं पे आपको ग्रोथ देखने को मिलती है और जीवन पर्यंत देखने को मिलती है। और अंगणितीय कि उस ग्रोइंग पॉइंट पे एक कोशिका से बनी जो 2 पुत्री विभजोतक कोशिकाएं हैं, 2 पुत्री, उनमें से एक तो निरंतर आगे विभाजनशील रहेगी, एक तो निरंतर आगे विभाजनशील और नई नई कोशिका ऐड करती जाएगी, और दूसरी दीर्घीकरण करके अंदर के कोशिका विशिष्टीकृत परिवर्तन करके और विभेदित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विभेदित, और परमानेंट स्थायी में बदल जाएगी, विभाजन की क्षमता खो देगी। तो अरिथमेटिक ग्रोथ। और बहुवर्षीय पौधों के अंदर इनडेटर्मिनेट और इंडेफिनेट ग्रोथ होती है, बोलो हाँ या ना? यस बेटा। जबकि अपन बात करते हैं इन एनिमल्स, जंतुओं में, अब देखो मजा आएगा, जंतुओं में डिफ्यूज ग्रोथ होती है। जंतुओं में क्या होती है? डिफ्यूज्ड ग्रोथ, डिफ्यूज्ड, यस। ऐसा नहीं पादपों में एक ब्रांच ज्यादा बढ़ गई, एक कम, ऐसा नहीं होता है। जंतुओं में डिफ्यूज ग्रोथ होती है, एक फिक्स रेशियो और फिक्स वॉल्यूम में, एक निश्चित अनुपात आयतन में। ऐसे नहीं अपना एक हाथ ज्यादा बढ़ जाए, एक कम, ऐसा होता है क्या? डिफ्यूज ग्रोथ होती है, विस्तृत वृद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्तृत वृद्धि, एक निश्चित अनुपात आयतन में, फिक्स रेशियो, फिक्स वॉल्यूम में होती है, और एक निश्चित आयु तक होती है, एक निश्चित आयु तक, यस बेटा। जैसे अभी आप टारगेट में आए हो, है ना, आप लगभग, अब अपन बात रहे कि 17-18 साल के होने वाले हो, 16-17-18 साल के, तो 17-18 साल अब आपकी वृद्धि आकर मतलब रुक गई, है ना। अब आपकी हाइट में बढ़ोतरी नहीं होगी, तो एक निश्चित आयु तक, अप टू ए सर्टेन एज, अप टू ए सर्टेन एज, निश्चित आयु तक, निश्चित आयु तक ही वृद्धि होती है बेटा जी, बोलो हाँ। उसके बाद अगर आपके घाव पड़ जाए,
घाव पड़ जाए तो केवल टिश्यूज का रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, केवल ऊतकों का, जैसे घाव भर गया तो कुछ रीजनरेशन पुनरुद्ध होने या रिप्लेसमेंट थोड़ा सा पॉसिबल है, बाकी हाइट में बढ़ोतरी नहीं होगी। जबकि बहुवर्षीय पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि पाई जाती है और स्थानीकृत होती है। अपने अंदर ऐसे नहीं कि यहाँ ग्रोइंग पॉइंट है, सिर आगे बढ़ता, ऐसा नहीं है। अपने अंदर एक फिक्स रेशियो और फिक्स वॉल्यूम में वृद्धि होती है। यस और नो बेटा, क्लियर है ना पॉइंट, क्लियर। तो ये तो आपका हो गया इंक्रीमेंट इन सेल नंबर। और डिवीजन हमेशा अंदर की ओर से कोश का प्रसार करती है, विभाजन के लिए आवश्यक चीजें संश्लेषित करती है, अंदर से प्रसार करती है, जैसे साइज बढ़ता है डिवाइड हो जाती है। तो आप जानते हो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, क्या है बताओ, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यस, और इरिवर्सिबल है, बोलो हाँ है ना। अब बेटा जो सेकंड कैरेक्टर है मैं आपको बता देता हूं, जो ट्यूनिंग कैरेक्टर में सेकंड कैरेक्टर है इंक्रीमेंट इन बायोमास, जैव भार में बढ़ोतरी। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यहीं आपका जो टर्निंग क्वेश्चन आएगा बेटा, तो ध्यान से सुनना, यस, कि इंक्रीमेंट इन बायोमास इन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर वेट, जैव भार में बढ़ोतरी बायोमास में। तो आप जानते हो जब भी कोई सेल भी डिवाइड होती है तो सेल अपने साइज को क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो कोशिका द्रव्य वृद्धि भी करती है और अंगों का निर्माण भी करती है, इंक्रीज करती नहीं करती है, तो अंदर की ओर से, लेकिन वो हमेशा अंदर की ओर से प्रसार होता है, सही। जबकि आप जानते हो जैसे भित्ति के जो विभेदित होती है तो भित्ति के ऊपर जो पदार्थों का जमा होता है वो बाहर की ओर से होता है, यानी सीक्रेट तो अंदर लेकिन फिर बाहर की ओर से जमा होता है, बोलो हाँ है ना। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि यहां मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इंक्रीमेंट इन बायोमास यानी जैव भार में बढ़ोतरी। तो बेटा जी देखो, भार में बढ़ोतरी दो तरीके से होती है। एक होती है इंट्रिंजिक, क्या होती है बताओ, इंट्रिंजिक अंतर्निहित, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंट्रिंजिक अंतर्निहित। और जो अंतर्निहित होती है यानी किसी भी कोशिका उत्तक या अपने शरीर में, किसी भी कोशिका या उत्तक या शरीर में, बताओ क्या अपने शरीर में ऊपर से लेप हो रहा है क्या, कि अपन मोटे होते तो क्या बाहर से लेप होता है या अंदर से होता है, अंदर की बात है ना। तो आप समझे इंट्रिंजिक अंतर्निहित यानी इंटरसेप्शन बोलते हैं इसको अपन, INTUSSUSCEPT इंटरसेप्शन बोलते हैं। यानी बेटा ये अनुत्क्रमणीय है, यानी अंदर की ओर से जैव भार में बढ़ोतरी, अंदर की ओर से। अब जो लिविंग्स हैं वो तो अगर जैव भार में बढ़ोतरी करेंगे तो अंदर की ओर से करेंगे, चाहे एक सेल हो डिवाइड होने से पहले अंदर की ओर से प्रसार करती है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो अंदर की ओर से ही प्रसार करेंगे, है ना, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये। और इरिवर्सिबल है, क्या बेटा, इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय, क्या है बताओ, अनुत्क्रमणीय, क्लियर। लेकिन देखो आपने देखा होगा ये आपका होता है कि अगर मान लो बाहर की ओर से, जब अपन सेल वाल को डेड मानते हैं, निर्जीव मानते हैं, तो वहां पदार्थों का जमा होता है, एक्यूमुलेशन बाहर की ओर से। तो अगर बाहर की ओर से हो तो उसको अपन एक्रेशन, बाहर की ओर से तो उसको अपन एक टर्म देते हैं एक्रेशन, ये दोनों इंग्लिश की टर्म आपको याद करनी होगी। और उसको अपन बोलते हैं एक्सट्रिंजिक, ये अंतर्निहित, और वो बाहर होता है ना एक्सट्रिंजिक, जो रिवर्सिबल होती है, क्या होती है, रिवर्सिबल। अगर अपन पदार्थों के जमाव को, एक्यूमुलेशन को भी, अगर अपन पदार्थों के जमाव को, एक्यूमुलेशन को भी अगर अपन भार में बढ़ोतरी या ग्रोथ प्रदर्शित करें तो फिर तो आप जानते हो कि कुछ निर्जीव भी बाहर की तरफ से तो वृद्धि दर्शा सकते हैं, तभी तो सेल वाल को निर्जीव माना गया ना। कुछ निर्जीव भी बाहर की तरफ से तो वृद्धि दर्शा सकते हैं। कैसे बेटा, रेगिस्तान के अंदर तुम आ जाओ कि जो सैंड ड्यून्स हैं, सैंड ड्यून्स का मतलब होता है रेतीले टीले। तो आप जानते हो बाहर से तो लेयर बाय लेयर एक्यूमुलेशन, बाहर की ओर से एक्यूमुलेशन होता है पदार्थों का जमाव, आउटर सरफेस पर, अंदर की ओर से नहीं, आउटर सरफेस के ऊपर पदार्थों का निरंतर जमाव होता जाए लेयर बाय लेयर, और बाहर में बढ़ोतरी होती जाए। तो बाहर की तरफ से है, एक्सट्रिंजिक है और रिवर्सिबल है, यस। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, तो इसको भी अगर बाहर में बढ़ोतरी, आप बाहर में बढ़ोतरी को वृद्धि माने तो फिर ये भी तो बाहर में बढ़ोतरी ना, एक्यूमुलेशन हो रहा बाहर की ओर से, सैंड ड्यून्स है, रेतीले टीले हैं, है ना, जैसे ज्वालामुखी का लावा फटता है, बात को समझे नहीं समझे, या जैसे अपन किसी रूम को बंद कर देते हैं, वहाँ टेबल्स है तो डस्ट पार्टिकल एक्यूमुलेट होते जाते हैं, जमाव, पदार्थों का जमाव होता जाता है, तो वो भी तो एक प्रकार बाहर में बढ़ोतरी तो है ना बेटा।
अरे बोलो भी। तो आप समझ रहे हैं कि वो बाहर की सतह की ओर से हैं, क्लियर, यानी बेटा जी वो किससे हैं, बाहर की तरफ से हैं, क्लियर। जैसे अपन बात करें कि वो एक्सट्रिंजिक, वो लिविंग की तो इंट्रिंजिक होगी और वो क्या है, एक्सट्रिंजिक है, क्लियर। जैसे अपन बात करें बेटा कि सैंड ड्यून्स हैं और जो भी रिवर्स हैं, या ऐसा जो भी आपकी बात आपकी उत्कृष्ट लेना। अब यही कारण था कि वर्दी सभी सजीवों का आधारभूत लक्षण है। इस पृथ्वी के सभी सजीव ग्रो यानी अंदर की ओर से वर्दी प्रदर्शित करते हैं और वो उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें जो ट्विन कैरेक्टर आता है, इंक्रीमेंट इन सेल नंबर और इंक्रीमेंट इन बायोमास, तो फिर बाहर में बढ़ोतरी का वर्दी मतलब संदर्भित कर रहे हो, तो फिर इसके दो प्रारूप हो बाहर में बढ़ोतरी के। एक अंदर की ओर से जो ओनली लिविंग करेगा, अंदर की ओर से, इनसाइड से प्रसार, है ना, अंदर की ओर से अंतर्निहित, इंटरसेप्शन, इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय। और एक बाहर की तरफ से जो लिविंग पर भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन बाहर की तरफ से एक्यूमुलेशन, पदार्थों का जमाव। तो बाहर की तरफ से तो जो रेत के टीले हैं, सैंड ड्यून्स हैं, या फिर ज्वालामुखी लावा है, तो बाहर की तरफ से तो निर्जीव भी कर सकते हैं। तो यदि आप बाहर में बढ़ोतरी को वर्दी संदर्भित करते हैं, तो फिर निर्जीव भी वर्दी दर्शा सकते हैं। इसलिए वर्दी सजीवों का अभिलाक्षणिक लक्षण है, वर्दी सजीवों का आधारभूत लक्षण है। बोलो हाँ या ना। पृथ्वी के सभी सजीव वर्दी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वर्दी सजीवों का परिभाषिक लक्षण नहीं है, 100% डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ना बेटा। तो फिर अपन कहेंगे कि वर्दी सजीवों का परिभाषिक लक्षण नहीं है, यानी अपन कहेंगे कि भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है बेटा जी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यस और नो, यानी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं, परिभाषिक लक्षण नहीं है। यानी ऐसा परिभाषिक लक्षण नहीं जिसके ऊपर 100% अपन लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर सकें। उसका कारण केवल ये था, आउटर सरफेस पे एक्यूमुलेशन, जमाव। बोलो हाँ या ना। इसलिए वर्दी सजीवों का अभिलाक्षणिक लक्षण है, आधारभूत लक्षण है, लेकिन वर्दी सजीवों का परिभाषिक लक्षण नहीं है। बोलो है ना। और बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छी गाइड्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा सजीवों का परिभाषिक लक्षण नहीं है। वर्दी, फिर आता है उपापचय, चेतना, कोशिका संगठन। तो क्या आंसर आएगा आपका, वर्दी। बोलो यस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो 100% क्लियर हुआ ना, क्लियर। तो ये अपन बात करें आपका वर्दी प्रारूप हुआ, क्लियर है बेटा जी। तो देखो बेटा देखो, ग्रोथ में अपन कुछ आगे के फीचर्स लेते हैं, यस। तो बेटा जी आप समझ पा रहे हैं कि भी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा, जो कुछ एकोस के सजीव आप देखते हो, कुछ एकोस सजीव जैसे कि जीवाणु और अमीबा में, क्लियर, जीवाणु, अमीबा या जो भी एकोस के और हैं, सेवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास है, यस बेटा। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और अमीबा, एकोस के सजीव जैसे कि जीवाणु और अमीबा में ग्रोथ अकर बाय सेल डिवीजन, वर्दी किसके द्वारा होती है, कोशिका विभाजन के द्वारा होती है ना भाई। वर्दी किसके द्वारा पाई जाती है, सेल डिवीजन। एक कोशिका में तो डिवीजन ही है, क्लियर। बायोमास में उतना इंक्रीमेंट तो सेल के इनसाइड से वो सेल में इंक्रीमेंट होगा, क्लियर। तो आप समझते ग्रोथ अकर बाय सेल डिवीजन, वर्दी कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। और यही इनकी समष्टि को भी बढ़ाती है। इनकी समष्टि क्यों बढ़ाती है, क्योंकि मान लो कि बेटा एक कोश के सजीव है, तो एक कोश के सजीव अंदर से कोशिका अपने साइज में क्या करेगी, बढ़ोतरी करेगी। जैसे मान लो कि अमीबा है, और आप समझ सकते हो कि अमीबा फिर क्या शो कर देगा, बाइनरी फ्यूजन, बाय डीएनए रेप्लिकेशन। इनसाइड डीएनए रेप्लिकेशन जैसे ही होगा तो ये क्या शो कर देगा, बाइनरी फ्यूजन। तो स्प्लिट होते ही 2 डॉटर अमीबा फॉर्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर सेल अमीबा भी, सेल डिवीजन भी हो गया, क्लियर। और आप समझ रहे हैं कि वर्दी भी होगी, सेल डिवीजन भी हो गया, और डॉटर अमीबा भी हो गए, यानी न्यू ऑफस्प्रिंग, नई समष्टि भी बन गई, क्लियर। तो आप ये इनकी समष्टि को भी बढ़ाती है। आप समझ पा रहे हैं, यस भाई। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन आपने देखा होगा 12th के पहले रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में, क्लियर। तो जैसे अमीबा में जो न्यूक्लियस होता है, डीएनए रेप्लिकेट हुआ, जैसे ही कॉपी हुई और फिर स्प्लिटिंग, बाइनरी फ्यूजन हुआ और 2 डॉटर अमीबा बन गई। तो बेटा जी ध्यान दें कि भाई ये इनकी समष्टि को बढ़ाती है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि भाई ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे समझे, वर्दी तथा जनन, वर्दी तथा जनन। और आगे अपन रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। तो वर्दी तथा जनन म्यूचुअली इंक्लूसिव, समानार्थक अपन यहाँ पर बोले, है ना, सिनोनिम्स। अपन बात रहे कि म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, समानार्थक, पारस्परिक
समाहित म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। वर्दी और जनन एक कोशिकीय सजीवों में म्यूचुअली इंक्लूसिव या फिर पर्यायवाची समानार्थक है, सिनोनिम है, पर्यायवाची है, म्यूचुअली इंक्लूसिव। क्योंकि एक कोशिकीय जीव में तो डिवीजन हुआ, इसका मतलब दो कोशिका बने, दो इंडिविजुअल बन गए ना, तो वर्दी और जनन दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए कि नहीं हो गए। तो बताओ म्यूचुअली इंक्लूसिव हुआ कि नहीं हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, बात को समझे। अब बेटा अपन बात करते हैं, और ऐसे जैसे भैया अपन बैक्टीरिया में, अमीबा में, क्लेमाडोमोनास में, जहां जहां भी आप बाइनरी फिजन देखते हो, जहां जहां भी आप क्या देखते हो, बाइनरी फिजन, तो एक कोशिकीय सजीवों में वर्दी तथा जनन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव। क्लियर। क्योंकि वहां पर जैसे ही विभाजन होता तो दो इंडिविजुअल, दो संतति बनती है जो उनकी पॉपुलेशन को भी बढ़ाती है। क्लियर बेटा, है कि नहीं है। लेकिन अपन बात करें कि जो हायर एनिमल्स हैं, उच्च जंतु या पादप हैं, जो हायर एनिमल यानी उच्च जंतु या पादप हैं बेटा, अपन बात करें कि वहां पर आप ध्यान दो कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर लिंक्ड। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, वर्दी और जनन आपस में लिंक हो सकते हैं, बट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन पर्यायवाची नहीं हो सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अंतर्निहित समावेशित नहीं है ना, एक्सक्लूसिव हैं, एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्योंकि बहुकोशिकीयों में वर्दी अलग पैटर्न से, जनन अपना अलग। हाँ, जनन के दौरान जब अपन बात करें कि कोशिकाएं बनेंगी या फिर अपन बात करें कि युग्मक बनेंगे तो डिवीजन होगा, तो वो लिंक हो सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग टर्म हैं, वो पर्यायवाची नहीं है। क्या है बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बोलो क्लियर हो गया ना। अब अपन ने कहा कि भाई यही नहीं है कि भाई अपन बात उठा कि केवल और केवल आप जानते हो कि प्लांट में लोकलाइज तो आगे से आगे ग्रोथ होती है और अपने अंदर अपने शरीर की बढ़ोतरी होती ही नहीं है। इसके साथ जैसे घाव हो जाए, रिप्लेसमेंट हो, तब भी अपन वर्दी देखी जा सकती है। यस, है कि नहीं है। अब बेटा जी आपके सामने अपन बात करते हैं कि वो अपन बात में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। अब अपन बात करते हैं तो अपने पूरा डिफाइन भी किया कि भाई जो वर्दी के दो प्रारूप हैं, कोशिका संख्या में बढ़ोतरी और आप समझ पा रहे हैं कि बायोमास में बढ़ोतरी। लेकिन बायोमास में बढ़ोतरी अंदर की ओर से इंट्रिंसिक है और इरिवर्सिबल है, तब तो सजीव की बात है। लेकिन अगर बाहर की तरफ से एक्सट्रिंसिक है, रिवर्सिबल है, तो आप समझ रहे हैं कि यदि बाह्य सतह पर बाहर में बढ़ोतरी को वर्दी संदर्भित किया जाए तो निर्जीव भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे रेत के टीले हैं, माउंटेन है, समुद्र में अवसाद हैं। इसलिए वर्दी सजीवों का आधारभूत लक्षण है, लेकिन परिभाषिक लक्षण नहीं है, परिभाषिक लक्षण नहीं है भैया। क्लियर। इसलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में काउंट नहीं किया गया है। अब बेटा जी अपने बात आ जाती है कि इससे नेक्स्ट अपन जो अगली टॉपिक, इससे पर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे अपन। अब बेटा आप जानते हो कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। भाई रिप्रोडक्शन तो क्या है कि अपने समान ही नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया है रिप्रोडक्शन। तो इससे नेक्स्ट अपन बेटा जी क्या बात करेंगे, रिप्रोडक्शन। क्लियर। और रिप्रोडक्शन केवल सजीव ही दर्शाते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट अपन देखो कैरेक्टर लेते हैं रिप्रोडक्शन, और उसके अकॉर्डिंग देखो अपन सारी बातें समझेंगे। तो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बेटा नेक्स्ट, जनन। क्लियर। और आप अच्छे से जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। जनन सजीवों का अभिलक्षण गुण भी है, और आप जानते हो कि इसको जैसे अपन बात करेंगे कि वास्तव में परिभाषित नहीं माना गया, लेकिन बहुत सारी बातें इसके अंदर आएगी। तो एक प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन कि जो भी लिविंग है वो अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, अपनी समष्टि का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है ना। और ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल है। यस। तो बेटा जी देखो अपन अब अपन रिप्रोडक्शन, जनन, रिप्रोडक्शन ये पूरा समझेंगे। क्लियर है कि नहीं है, है ना। क्लियर।